ओशो का एक विचार है जो जो किसी भी माँ बाप को पहली बार में थोड़ा असहज कर सकता है, शायद झकझोर भी दे। वो कहते हैं, बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, वे जीवन की ओर से तुम्हारे माध्यम से आए हैं। ये बात सुनने में कितनी अजीब लगती है ना। बिल्कुल। क्योंकि हमारी तो पूरी पहचानी से जुड़ी है, मैं उसका पिता हूँ, ये मेरी बेटी है। आज हम इसी सोच की गहराई में उतरने वाले हैं कि ओशो की नज़र में सचेत पालन पोषण मतलब कॉन्शियस पेरेंटिंग और बच्चों की आज़ादी का असली मतलब क्या है। और ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल या क्या कहते हैं काव्यात्मक बात नहीं है। ये असल में आज के दौर की पेरेंटिंग की सबसे बड़ी मुश्किल की जड़ तक जाती है। ये आइडिया हमें प्यार और कब्जा करने की भावना यानी लव और पोजेशन के बीच का फर्क समझाता है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ओशो की ये बातें जो सालों पहले कही गई वो आज के जमाने के माँ बाप के लिए क्यों इतनी ज्यादा जरूरी हो गई हैं। और बच्चों की मेंटल हेल्थ पर इसका क्या असर पड़ता है। बिल्कुल। चलिए इसी कब्जे वाली बात को थोड़ा और खोलते हैं। ओशो का कहना है कि ज्यादातर माँ बाप जिसे प्यार का नाम देते हैं वो असल में एक तरह का अधिकार जताना होता है। एक पोजेशन। हाँ, बच्चा पैदा होता है और उसके साथ ही हमारी उम्मीदों, हमारे सपनों, हमारी अधूरी ख्वाहिशों का पूरा बंडल भी उस पर डाल दिया जाता है। हाँ, और उस कोरे कैनवस वाली बात में एक और खतरा छिपा है। हम सोचते हैं कि ये कैनवस हमारा है तो इस पर तस्वीर भी हमारी ही मर्जी की बनेगी। सही बात है। बच्चा अक्सर माँ बाप के अधूरे सपनों को पूरा करने का एक जरिया, एक प्रोजेक्ट बन जाता है। यहाँ ओशो का एक बहुत पावरफुल सूत्र है, प्रेम मुक्त करता है, अधिकार गुलाम बनाता है। और ये गुलामी कोई जंजीरों वाली नहीं। नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक गुलामी है। ये तब शुरू होती है जब बच्चे की अपनी पहचान बनने से पहले ही हम उसे एक बना बनाया रास्ता थमा देते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या ये थोड़ा ज्यादा मतलब आदर्शवादी नहीं है? हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए सपने देखते हैं, क्या इसमें कुछ गलत है? नहीं, गलत नहीं है। हम चाहते हैं कि वो हमसे बेहतर जिंदगी जिए, क्या ये अधिकार जताना हो गया? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर फर्क समझना जरूरी है। सपने देखना और उम्मीदें थोपना ये दो अलग बातें हैं। अच्छा। सपने देखने का मतलब है कि आप चाहते हैं आपका बच्चा खुश रहे, सफल हो। लेकिन उम्मीदें थोपने का मतलब है कि आप तय करते हैं कि उसकी खुशी और सफलता का रास्ता क्या होगा। मेरा बेटा खुश रहे, ये प्रेम है। मेरा बेटा डॉक्टर बनकर ही खुश रहेगा, ये अधिकार है। समझ गई। पहला उसे पंख देता है और दूसरा उसके पंखों पर वजन डाल देता है। और यहीं से शायद वो प्रोजेक्ट वाली मानसिकता शुरू होती है। बिल्कुल। कि बच्चे को एक इंसान की तरह नहीं बल्कि एक प्रोजेक्ट की तरह देखो, जिसे एक तय समय में एक तय तरीके से पूरा करना है। उसे टॉप करना है, उसे आईआईटी निकालना है, उसे समाज में हमारा नाम रोशन करना है। हाँ। इस पूरी रेस में हम उससे ये पूछना ही भूल जाते हैं कि भाई तुझे क्या चाहिए। बिल्कुल। मुझे एक दोस्त का किस्सा याद है। उसने अपने 5 साल के बेटे को कोडिंग क्लास में डाल दिया। 5 साल के बच्चे को? हाँ। मैंने पूछा क्यों, तो बोला फ्यूचर प्रूफ बना रहा हूं। वो बच्चा बाहर मिट्टी में खेलना चाहता था और उसका बाप उसे कंप्यूटर के सामने बिठाकर फ्यूचर प्रूफ बना रहा था। अरे बाप रे। वो बच्चा नहीं था, वो एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो था जिसमें भविष्य में अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद की जा रही थी। और यही वो त्रासदी है जिसके बारे में ओशो बात करते हैं। वो कहते हैं जब तुम बच्चे पर भविष्य थोपते हो तुम उसका वर्तमान मार देते हो। उसका खेलना, उसकी जिज्ञासा, छोटी छोटी चीजों में हैरान होना, ये सब उस भविष्य के बोझ तले दब कर रह जाता है। और इस बोझ को एक व्यवस्थित तरीके से डालने का काम हमारी शिक्षा प्रणाली करती है। हाँ, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का। हाँ, और यहाँ ओशो की एक सबसे तीखी और शायद सबसे जरूरी बात आती है। हाँ। वो कहते हैं कि हमारी शिक्षा जानकारी तो देती है लेकिन बुद्धिमत्ता छीन लेती है। ये सुनने में बहुत कठोर लगता है, पर अगर आप आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये सच के बहुत गरीब है। ओशो जानकारी और बुद्धिमत्ता में फर्क करते हैं। जानकारी यानी इंफॉर्मेशन जो बाहर से आती है, तथ्य, डेटा, किताबें, गूगल। लेकिन बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, जो अंदर से पैदा होती है, सवाल पूछने से, शक करने से, चीजों को खुद अनुभव करके सीखने से आती है। और हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम इसके ठीक उल्टा चलता है। बिल्कुल। वो जवाबों पर जोर देता है, सवालों पर नहीं। हाँ। जो बच्चा ज्यादा सवाल पूछता है उसे प्रॉब्लम चाइल्ड मान लिया जाता है। हाँ, बहुत बोलता है। ये सिस्टम हमें सिखाता है कि कैसे दूसरों से आगे निकलना है, ये नहीं सिखाता कि कैसे दूसरों के साथ मिलकर चलना है। ये हमें तुलना और कंपटीशन सिखाता है। इसीलिए ओशो कहते हैं बुद्धिमत्ता प्रश्न से जन्म लेती है, उत्तर से नहीं। आज की दुनिया में जिसे हम क्रिटिकल थिंकिंग या फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग कहते हैं,
उसकी जड़ यही है। सही। गूगल आपको हर सवाल का जवाब दे सकता है, पर सही सवाल पूछना वही असली बुद्धिमत्ता है जो हमारा सिस्टम सिखाने में अक्सर नाकाम रहता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें बताता है क्या सोचना है, ये नहीं सिखाता कि कैसे सोचना है। नतीजा? हम जानकारी से भरे हार्ड ड्राइव बन जाते हैं, जिनका अपना कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होता। तो क्या इसका कोई तोड़ है? मतलब दुनिया में कोई ऐसा एजुकेशन मॉडल है जो ओशो की सोच के करीब आता हो, या ये सब सिर्फ थ्योरी में ही अच्छा लगता है? नहीं नहीं, बिल्कुल है। अगर आप फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम को देखें तो वो इसी फिलॉसफी के बहुत करीब है। अच्छा। वहाँ 7 साल की उम्र से पहले कोई फॉर्मल स्कूलिंग नहीं होती। जोर रटने पर नहीं, खेलने और खोज करने पर होता है। कोई टेस्ट नहीं होते? कोई स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट नहीं होते, कोई कंपटीशन नहीं होता। उनका लक्ष्य आज्ञाकारी छात्र नहीं, बल्कि जिज्ञासु और रचनात्मक इंसान तैयार करना है। और नतीजे सबके सामने हैं? वो दुनिया के सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम में से एक हैं। मतलब ये हो सकता है? हाँ, ये दिखाता है कि ओशो की बातें सिर्फ हवाई नहीं हैं, उन्हें जमीन पर उतारा जा सकता है। ये बात सिर्फ स्कूलों तक ही नहीं रुकती, घर पर भी तो यही माहौल है। बिल्कुल। एक अच्छा बच्चा किसे माना जाता है? जो चुपचाप बैठे, बड़ों की हर बात माने, बहस न करे। जो आज्ञाकारी हो। हाँ, यही एक आदर्श बच्चे की तस्वीर है हमारे समाज में। और ओशो इसी तस्वीर पर सबसे जोरदार हमला करते हैं। वो कहते हैं शांत बच्चा नहीं, जागरूक बच्चा चाहिए। इन दोनों में क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। आज्ञाकारिता यानी ओबीडियंस और चेतना यानी कॉन्शियसनेस, दो अलग अलग ध्रुव है। आज्ञाकारिता हमेशा डर से पैदा होती है। सजा का डर, माँ बाप की नाराजगी का डर, समाज से पीछे छूट जाने का डर। और डर आपकी आत्मा के फैलाव को, आपकी आजादी को मार देता है। लेकिन एक मिनट, समाज चलाने के लिए कुछ नियम कानून तो चाहिए ना? चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अगर हर बच्चा हर बात पर सवाल ही करेगा और किसी की नहीं मानेगा तो फिर तो मतलब अराजकता फैल जाएगी। सिस्टम कैसे चलेगा? ये डर बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन ओशो विद्रोह करने के लिए नहीं कह रहे, वो जागरूक होने के लिए कह रहे हैं। अच्छा, इसमें फर्क है। हाँ, एक जागरूक बच्चा इसलिए रेड लाइट पर नहीं रुकता क्योंकि उसे चालान का डर है, बल्कि इसलिए रुकता है क्योंकि वो समझता है कि नियम तोड़ने का अंजाम क्या हो सकता है। वो वजह को समझता है। हाँ, वो नियम को अंधा होकर नहीं मानता, वो उसके पीछे के तर्क को समझकर उसे अपनाता है। आज्ञाकारिता एक तरह की बेहोशी है, गुलामी है, जबकि चेतना पूरे होश में होना है, आजादी है। तो एक आज्ञाकारी बच्चा शायद एक अच्छा कर्मचारी बन सकता है, या एक अच्छा सिपाही, लेकिन एक जागरूक बच्चा ही एक स्वतंत्र और संपूर्ण इंसान बन सकता है जो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सके। तो यहाँ आकर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर ये सब तरीके, अधिकार जताना, बच्चे को प्रोजेक्ट समझना, उसे आज्ञाकारी बनाना, अगर ये गलत हैं, तो फिर सही रास्ता क्या है? आखिर बच्चों को पालें तो पालें कैसे? हाँ, और ओशो इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल सुझाव भी देते हैं, और उनके सुझाव बहुत सरल लेकिन उतने ही गहरे हैं। पहला है, बच्चे को दिशा दो, लक्ष्य मत दो। डायरेक्शन नॉट डेस्टिनेशन। एग्जैक्टली। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप उसे मूल्य सिखा सकते हैं। ईमानदारी, हिम्मत, प्यार, करुणा, ये दिशा देना हुआ। ये एक कंपास की तरह है जो उसे किसी भी रास्ते पर सही गलत की समझ देगा। लेकिन ये कहना कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है या तुम्हें बिजनेस ही करना है, ये लक्ष्य देना हुआ। तो दिशा उसे चलने में मदद करती है, लक्ष्य उसे एक पिंजरे में बांध देता है। बिल्कुल। ठीक है, दूसरा सुझाव है, सहारा दो, आदेश मत दो। सपोर्ट, डोंट कमांड। ये सुनने में बहुत आसान लगता है पर करने में शायद उतना ही मुश्किल। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, आप पीछे से सीट पकड़कर उसे सहारा देते हैं ताकि वो गिरे नहीं, ये सहारा है। हाँ, ये सपोर्ट है। लेकिन अगर आप कहें नहीं, हैंडल ऐसे पकड़ो, पेडल इतनी ही तेजी से चलाओ, सामने देखो, तो ये आदेश है, कमांड है। सहारा उसे आत्मविश्वास देता है कि वो गिर भी गया तो आप हैं, जबकि आदेश उसे ये महसूस कराता है कि वो खुद कुछ सही नहीं कर सकता, कि उसे हर कदम पर आपके निर्देशों की जरूरत है। हाँ, सहारा उसे आत्मनिर्भर बनाता है, आदेश उसे निर्भर बनाता है। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल है, प्रेम दो, अपनी पहचान मत थोपो। लव देम बट डोंट इम्पोज योर आइडेंटिटी ऑन देम। ईमानदारी से कहूं तो ये लाइन मुझे थोड़ी धुंधली लगती है। हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे में उसके कुछ मूल्य तो आए, उसकी संस्कृति की कुछ बातें तो आए। कहाँ पर मूल्य सिखाना पहचान थोपना बन जाता है? इसकी सीमा क्या है? ये सबसे गहरा सवाल है। ओशो कहते हैं कि अपनी मान्यताएं, अपनी राजनीति, अपना धर्म,
ये सब बच्चे को विरासत में मत दो, उसे एक चॉइस के तरह दो। एक विकल्प की तरह। हाँ, उसे बताओ कि मैं इस रास्ते पर चलता हूं क्योंकि मुझे ये सही लगता है, लेकिन दुनिया में और भी बहुत से रास्ते हैं। तुम्हारा काम उन सभी को खोजना और अपने लिए अपना सच ढूंढना है। जब आप कहते हैं तुम्हें भी इसी भगवान को मानना पड़ेगा, तो ये पहचान थोपना है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं इसमें विश्वास करता हूं, तुम चाहो तो इसे समझ सकते हो और अपना फैसला ले सकते हो, तो ये प्रेम है। समझ गए। प्रेम बच्ची को स्पेस देता है। तो अपनी पहचान थोपना उससे वो स्पेस छीन लेता है। तो पूरी बातचीत का सार यही निकल रहा है कि बच्चा माता पिता की जायदाद नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो उनका विस्तार, उनका एक्सटेंशन नहीं है। ओशो की नज़र में हर बच्चा अपने आप में एक पूरी संभावना है, एक अलग बीज है जिसे बस सही मिट्टी, पानी और धूप चाहिए। ताकि वो जो कुछ भी बनने की क्षमता रखता है वो बन सके, गुलाब का फूल या नीम का पेड़। बिल्कुल सही। और इसी मोड़ पर आकर माँ बाप के लिए एक गहरा आत्मचिंतन का मौका है। ओशो साफ कहते हैं कि अगर बच्चे को प्यार मिलता है तो वो खिलता है, और अगर उसे नियंत्रण मिलता है तो वो या तो टूट जाता है या विद्रोही हो जाता है। हाँ, दोनों ही हाल में उसका स्वाभाविक विकास रुक जाता है। तो हर माँ बाप को रात को सोने से पहले खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि आज मैंने अपने बच्चे को क्या दिया, प्यार का पोषण या नियंत्रण का जहर। तो आखिर में हम घूम फिर कर वहीं पहुंचते हैं जहां से शुरू किया था। बच्चे माता पिता के नहीं होते, वे जीवन के होते हैं। माँ बाप का धर्म मार्गदर्शन करना है, मालिक बनना नहीं। प्रेम देना है, कब्जा करना नहीं। जैसा कि ओशो का अंतिम संदेश है, बच्चों को व्यक्ति बनाओ, अपनी परछाई नहीं। और जाते जाते सभी के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। अगर हम सब सच में ये मान लें कि बच्चे स्वतंत्र आत्माएं हैं, वो हमारी संपत्ति नहीं है, तो हमें सिर्फ अपने बच्चे पालने के तरीकों को ही नहीं, बल्कि अपने पूरे समाज को, अपने पूरे शिक्षा प्रणाली को और सफलता की अपनी सारी परिभाषाओं को किस तरह से बदलना होगा। ये सवाल छोटा नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।